अकबर बीरबल की कहानी निंजा की पहेली। दरबार में अजनबी की एंट्री। एक दिन दरबार लगा हुआ था। मंत्रीगण, सैनिक, व्यापारी सभी अपनी अपनी बातें कर रहे थे। तभी एक लंबा काला नकाब पहने व्यक्ति दरबार में प्रवेश करता है। उसकी चाल बेहद तेज और नियंत्रित थी। उसके हाथ में एक काली थैली थी और उसकी आंखों में रहस्यमयी चमक। बादशाह अकबर ने उसकी तरफ इशारा करते हुए पूछा, तुम कौन हो और दरबार में इस तरह से प्रवेश करने का कारण क्या है? उस व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा, मैं एक जापानी निंजा हूं। मेरे पास आपके दरबार के लिए एक पहेली है। यदि बीरबल इसका उत्तर दे दें तो मैं आपको एक अमूल्य रत्न दूंगा, अन्यथा आपको मेरे 3 सवालों का उत्तर देना होगा और यदि एक भी गलत हुआ तो मैं चला जाऊंगा बिना उत्तर दिए। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, यह तो दिलचस्प है। बीरबल, क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूं। निंजा की पहली पहेली। निंजा ने थैली खोली और उसमें से एक छोटा लकड़ी का डिब्बा निकाला। उसने पूछा, इस डिब्बे में 3 वस्तुएं हैं। एक ऐसी चीज जो दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है। एक जो छूने पर गर्म होती है लेकिन आग नहीं है। और एक जो सुनाई देती है पर कोई आवाज नहीं करती। बताओ ये तीनों चीजें क्या हैं? पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने धीरे धीरे उत्तर देना शुरू किया। एक, जो दिखाई नहीं देती पर महसूस होती है, हवा। 2, जो छूने पर गर्म होती है लेकिन आग नहीं, धूप। 3, जो सुनाई देती है पर कोई आवाज नहीं करती, मौन। निंजा ने सिर झुकाया और बोला, यह उत्तर बिल्कुल सही है। दरबारियों ने ताली बजाई। लेकिन निंजा मुस्कराया और बोला, अब अगली पहेली और कठिन है। दूसरी पहेली, अदृश्य योद्धा। निंजा ने कहा, एक योद्धा है जो कभी दिखाई नहीं देता पर वह हर युद्ध जीतता है। वह कभी हथियार नहीं उठाता पर उसके सामने कोई खड़ा नहीं रह पाता। उसका कोई शरीर नहीं लेकिन वह हर शरीर को थका देता है। बताओ वह योद्धा कौन है? अब दरबार में कुछ हलचल हुई। मंत्रीगण कानाफूसी करने लगे। बीरबल ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, वह योद्धा है समय। समय न दिखता है, न हथियार उठाता है, लेकिन उसके आगे सब झुकते हैं, हारते हैं। निंजा ने आंखें बंद की और उत्तर की पुष्टि की। वह बोला, तुम सचमुच चतुर हो बीरबल। अब तक 2 पहेलियों के उत्तर सही हो चुके थे, पर अब सबसे कठिन पहेली आने वाली थी। तीसरी और अंतिम पहेली, निंजा की असली मंशा। निंजा ने कहा, अब मेरी अंतिम पहेली सुनो। इसमें यदि तुम चुके तो न केवल यह रत्न तुमसे दूर रहेगा बल्कि मेरी पहचान भी रहस्य ही बनी रहेगी। एक व्यक्ति बिना किसी हथियार के एक शहर में आता है। वह किसी को नहीं मारता, न ही किसी से लड़ता है, लेकिन उसके आने से सभी डरने लगते हैं। वह एक आवाज नहीं करता पर उसकी आहट से लोग छिप जाते हैं। बताओ वह कौन है? बीरबल ने मुस्कराते हुए पूछा, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं? निंजा ने सहमति में सिर हिलाया। बीरबल ने पूछा, क्या वह हर साल आता है? निंजा ने उत्तर दिया, हाँ, पर हर बार अलग रूप में। बीरबल ने बिना देर किए उत्तर दिया, वह है महामारी। निंजा स्तब्ध रह गया। फिर वह हंस पड़ा। उसने अपना नकाब हटाया। वह असली निंजा नहीं था। वह दरबार के एक दूरस्थ प्रदेश का राजा था जो बीरबल की चतुराई की परीक्षा लेने आया था। बीरबल का इनाम। राजा ने वह रत्न बादशाह अकबर को भेंट किया और कहा,
आपका दरबार सचमुच सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों का है। बीरबल की चतुराई ने मुझे चकित कर दिया। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, बीरबल, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। न केवल तुमने मेरी इज्जत बचाई बल्कि एक महान पहेली सुलझाकर दरबार का मान भी बढ़ाया। बीरबल ने विनम्रता से कहा, हुजूर, यह सब आपकी कृपा और सीख का फल है। समापन। इस घटना के बाद बीरबल की ख्याति और भी बढ़ गई। दूर दूर से लोग उनके बुद्धि कौशल के चर्चे करने लगे। निंजा की पहेली इतिहास में एक ऐसी घटना बन गई जिसे हर कोई चमत्कार की तरह याद रखने लगा। शिक्षा। कभी कभी सबसे कठिन समस्या भी शांत चित्त और बुद्धि से हल की जा सकती है। चतुराई हमेशा शौर्य से बड़ी होती है। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल और न्याय की डोरी। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का अमूल्य हिस्सा हैं। एक ओर जहां अकबर का शासन, शक्ति और न्यायप्रियता का प्रतीक था, वहीं बीरबल की बुद्धि, चतुराई और हास्य हर समस्या का समाधान बन जाती थी। यह कहानी ऐसे ही एक दिन की है जब न्याय और चतुराई की टक्कर एक कठिन परीक्षा बन गई। अचानक दरबार में हलचल। सूरज की किरणें जब दिल्ली की दीवारों पर चमक रही थीं, तब अकबर का भव्य दरबार पूरी सजधज में सजा हुआ था। मंत्रीगण, सैनिक, कलाकार और दरबारी अपनी अपनी जगह पर विराजमान थे। हर सुबह की तरह अकबर किसी रोचक समस्या या फरियाद का इंतजार कर रहे थे। तभी दरबार के द्वार पर जोर जोर से आवाजें गूंजने लगीं। न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। यह आवाज दो व्यक्तियों की थी जो दरबार में आते ही अकबर के चरणों में झुक गए। बोलो, तुम्हारा मामला क्या है? अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, जहांपनाह, मैं नसीर हूं और यह रहीम। यह व्यक्ति मेरे मृत पिता की जमीन को अपनी बता रहा है, जबकि मेरे पास दस्तावेज हैं। मैं इसका झूठ उजागर करना चाहता हूं। रहीम बोला, नहीं हुजूर, यह आदमी झूठ बोल रहा है। जमीन मेरे दादा के नाम थी। अकबर ने दोनों की बातें सुनकर दरबार के विद्वानों और न्यायाधीशों से राय ली, लेकिन मामला उलझता ही चला गया। बीरबल कहाँ है? बादशाह ने पूछा। दरबार का सबसे चहेता और चतुर सलाहकार बीरबल अपनी खास मुस्कान के साथ दरबार में आया। बीरबल, इस झगड़े को सुलझाओ। निर्णय ऐसा हो जो न सिर्फ सही हो बल्कि सभी के लिए एक मिसाल बने। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों को ध्यान से देखा और कहा, हुजूर, मुझे एक दिन का समय दीजिए। कल तक सच आपके सामने होगा। बीरबल की अनोखी तरकीब। बीरबल ने दोनों को अपने साथ चलने को कहा और उन्हें शहर के बाहर एक खाली मैदान में ले गया। वहां उसने दोनों से कहा, तुम दोनों सुबह इसी समय अपने अपने दावे के सबूत लेकर आओ। लेकिन साथ में एक बात याद रखना, सत्य की डोरी सिर्फ उसी के हाथ में होगी जो सच्चा होगा। दोनों व्यक्ति थोड़े उलझे पर बीरबल की बात मानकर चले गए। अगले दिन सुबह बीरबल वहीं पहले से खड़ा था। उसके हाथ में एक लकड़ी की डंडी और एक 20 फुट लंबी रस्सी थी। दोनों व्यक्ति भी समय पर पहुंच गए। बीरबल ने रस्सी जमीन पर रखी और कहा, यह रस्सी सत्य की प्रतीक है। तुम दोनों को इसके किनारों को पकड़कर विपरीत दिशा में खींचना है। जिसे यह डोरी खींचकर 20 कदम की दूरी तक खींच लाएगा, वही जमीन का असली मालिक माना जाएगा। नसीर और रहीम दोनों थोड़े हैरान हुए, पर बीरबल की योजना को चुनौती देने की हिम्मत किसमें थी। दोनों ने रस्सी के छोर पकड़े और खींचने लगे। रहीम ने जोर लगाया और रस्सी को अपनी ओर खींचना शुरू किया। वहीं नसीर धीरे धीरे पीछे हट गया। बीरबल ने तुरंत रस्सी छुड़वाई और अकबर को संदेश भेजा, सत्य का मालिक मिल गया है। दरबार बुलाए।
दरबार में न्याय। दरबार में दोनों व्यक्तियों को फिर से लाया गया। बादशाह ने पूछा, बीरबल, तुमने इस रस्सी खींचने वाले खेल से न्याय कैसे कर लिया? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, यह कोई खेल नहीं था। यह एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण था। जो व्यक्ति झूठा होता है वह जमीन पाने के लिए कोई भी हद पार कर सकता है। इसलिए रहीम ने पूरी ताकत से रस्सी खींची, पर नसीर ने धीरे धीरे छोड़ दिया क्योंकि उसे डर था कि कहीं रस्सी टूट न जाए। जमीन को असली मालिक अपने पिता की निशानी की तरह मानता है, इसलिए वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वही इसका असली मालिक है, नसीर। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुम्हारे विचार और निर्णय दोनों ही अद्भुत हैं। एक नई चुनौती। अभी यह मामला निपटा ही था कि एक और अजीब शिकायत आई। एक महिला जिसका नाम गुलाबो था, रोती हुई दरबार में आई। हुजूर, मेरे पति 1 साल से लापता हैं और अब मेरे जेठ ने मुझे घर से निकाल दिया है, यह कहकर कि मेरा पति मारा गया है। लेकिन मुझे यकीन है कि वह जिंदा है। अकबर ने पूछा, क्या कोई सबूत है कि वह जीवित है? गुलाबो बोली, बस एक सपना है। हर तीसरी रात वह मुझे सपने में मिलता है और कहता है कि मैं वापस आऊंगा। दरबार में कई दरबारी हंस पड़े, पर बीरबल ने ध्यान से महिला को देखा। बीरबल ने आदेश दिया, गुलाबो को राजमहल के पास एक कमरा दिया जाए। 3 दिन तक उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जाए। सभी हैरान थे कि बीरबल क्या सोच रहा है। सपने की सच्चाई। 3 दिन बाद बीरबल ने गुलाबो से पूछा, क्या तुम्हारे पति फिर सपने में आए? गुलाबो ने कहा, हाँ, और इस बार उन्होंने कहा कि वह पास के गांव में हैं, एक साधु के रूप में। बीरबल ने कुछ सैनिकों को उसी गांव में भेजा। 2 दिन में खबर आई, एक आदमी साधु के भेष में पाया गया है जो गुलाबो के पति जैसा दिखता है। उसे दरबार में लाया गया। अकबर ने कड़ी निगाह से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने सिर झुकाया, रघुनाथ। गुलाबो ने खुशी से रोते हुए कहा, यही मेरे पति हैं। बीरबल ने कहा, हुजूर, यह आदमी अपने घर की जिम्मेदारियों से भाग गया था, लेकिन पत्नी के सपने नहीं टूटे। कभी कभी सच्चा विश्वास भी एक न्याय का मार्ग बन सकता है। अकबर ने गुलाबो को उसका सम्मान लौटाया और रघुनाथ को समझाया, कायरता से नहीं, हिम्मत से जियो। बीरबल का परीक्षण। बीरबल की चतुराई से कई लोग जलते थे। एक दिन कुछ दरबारी अकबर से बोले, हुजूर, बीरबल तो हर मामले में सही निकलते हैं। क्या आपने कभी उन्हें खुद परीक्षा में डाला है? अकबर को विचार आया। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, अगर मैं तुम्हें एक ऐसी बात कहूं जो तुम झूठ न कह सको और सच भी न मान सको, तो तुम क्या करोगे? बीरबल मुस्कराया, मुझे बात सुननी होगी, हुजूर। अकबर बोले, कल सुबह सूरज पश्चिम से निकलेगा। सारे दरबारी हंस पड़े। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। जब बादशाह कहे तब सूरज भी दिशा बदल दे। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। उन्होंने कहा, इसलिए तुम मेरे सबसे चहेते हो। समापन। बीरबल की समझ, न्याय और चतुराई ने हमेशा बादशाह अकबर का सिर गर्व से ऊंचा किया। चाहे कोई पहेली हो, कोई झूठ हो या गहरी साजिश, बीरबल ने हर बार अपने विवेक से समस्याओं का हल निकाला। आज भी लोग कहते हैं, जहां बुद्धि चुप हो जाए वहां बीरबल का नाम याद आता है। शिक्षा। सच्चाई, विश्वास और चतुराई अगर साथ हों तो दुनिया की कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल और सोने का कमल। प्रस्तावना।
अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य की धरोहर हैं। इन कथाओं में एक तरफ अकबर की न्यायप्रियता झलकती है, तो दूसरी ओर बीरबल की चतुराई और सहज बुद्धिमत्ता का अद्भुत परिचय मिलता है। इस कहानी में भी बीरबल एक ऐसी उलझन को सुलझाते हैं जो पूरे दरबार को असमंजस में डाल देती है। दरबार में अजीब फरियाद। एक दिन की बात है। मुगल दरबार रोज की तरह सजा हुआ था। फकीर, व्यापारी, कलाकार, सैनिक, विद्वान और आम जन अपनी अपनी फरियाद लिए खड़े थे। अकबर सिंहासन पर बैठे सबकी बातें सुन रहे थे। तभी दरबार में एक बूढ़ा किसान आया, जिसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर चिंता की रेखाएं। हुजूर, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मेरे खेत से एक अनोखा कमल निकला था, सोने का कमल। मैंने उसे एक पात्र में सुरक्षित रखा और गांव के चौधरी को दिखाया। लेकिन वह अब कहता है कि कमल उसका है और मुझे झूठा बताकर गांव में अपमानित कर रहा है। अकबर ने चौधरी को दरबार में बुलवाया। वह अभिमान से सीना चौड़ा करके आया और बोला, जहांपनाह, वह कमल मेरे तालाब से निकला है। बूढ़ा किसान झूठा है। अकबर सोच में पड़ गए। कमल की सुंदरता, दुर्लभता और विवाद की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने कहा, यह मामला बीरबल सुलझाएंगे। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, मुझे 3 दिन का समय दीजिए। मैं सच्चाई उजागर कर दूंगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने दोनों को अलग अलग बुलाया और उनसे पूछताछ की। किसान ने कहा, हुजूर, मेरे खेत में वर्षों से एक सूखा गड्ढा था, पर कुछ दिन पहले बारिश हुई और वहीं एक पौधा निकला। 2 दिन में एक कमल खिला, पर वह सामान्य नहीं था, उसकी पंखुड़ियां सोने की थीं। मैंने डरते डरते चौधरी को दिखाया और वही अब उसे अपना बता रहा है। चौधरी बोला, मेरे तालाब में हजारों कमल खिलते हैं। यह कमल भी उनमें से एक है। यह किसान लालच में झूठ बोल रहा है। बीरबल ने बात को वहीं छोड़ा और दरबार में लौटकर अकबर से कहा, मैं दोनों को एक एक विशेष काम दूंगा। अगले 3 दिनों में फैसला हो जाएगा। अकबर ने अनुमति दे दी। पहला दिन, खेत की परीक्षा। बीरबल ने किसान को उसके खेत तक चलने को कहा। साथ में कुछ सिपाही और दरबारी भी भेजे गए। खेत की मिट्टी की जांच की गई। बीरबल ने खुद गड्ढे को देखा और मिट्टी की ऊपरी सतह को हटवाया। कुछ ही समय में वहां से उसी कमल का टूटे हुए डंठल जैसा भाग मिला, जो चौधरी के पास पाए गए कमल के तने से मेल खा रहा था। बीरबल ने सिपाहियों से कहा, यह निशानी संभाल कर रखो। किसान की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। दूसरा दिन, तालाब की जांच। अब बारी चौधरी के तालाब की थी। बीरबल और सिपाही वहां पहुंचे। तालाब को खाली करवाया गया। सैकड़ों कमल वहां थे, सुंदर, सुगंधित और रंग बिरंगे। लेकिन कहीं भी सोने जैसा कोई भी कमल नहीं मिला। चौधरी सफाई देता रहा, वह कमल अलग किस्म का था। शायद पहले ही निकल गया। बीरबल मुस्कराए और बोले, शायद, लेकिन सच्चाई सामने आएगी। तीसरा दिन, कमल की परीक्षा। बीरबल ने अब वह कमल मंगवाया जो चौधरी के पास था। वह कमल सच में सोने का था। उसकी पंखुड़ियां हल्की थीं, पर चमक सोने जैसी थी। बीरबल ने उसे ध्यान से देखा और एक स्वर्णकार को बुलाकर कमल की धातु की जांच करवाई। स्वर्णकार ने बताया, इसमें असली सोने की परत है, परंतु यह किसी प्राकृतिक प्रक्रिया से नहीं बना। इसे मानव ने गढ़ा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल बोले, इसका मतलब है, यह कमल खेत में खुद उगा नहीं, बल्कि उसे किसी ने वहां लगाया। किसान और चौधरी दोनों चौंक गए। बीरबल की चतुराई उजागर।
बीरबल बोले, किसान के खेत से जो टूटी हुई जड़ मिली थी वह इसी कमल की है। इसका मतलब है कि कमल वहीं लगाया गया था। फिर वे चौधरी की ओर मुड़े, लेकिन सवाल यह है, क्या किसान ने खुद लगाया या किसी और ने? बीरबल ने अचानक चौधरी से पूछा, क्या तुमने कभी किसान के खेत में पानी भिजवाया? चौधरी बोला, कभी नहीं। वो मेरी बात नहीं मानता। बीरबल मुस्कराए, बस यही तुम्हारी गलती है। क्योंकि खेत में जो मिट्टी की परतें मिलीं, उनमें एक खास तरह की घास थी जो तुम्हारे तालाब की भीतरी सतह में पाई जाती है। इसका मतलब है, किसी ने तुम्हारे तालाब से वह कमल उठाकर किसान के खेत में लगाया। चौधरी ने घबराकर कहा, यह झूठ है। बीरबल बोले, यह सच है। और सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उस कमल की निचली पंखुड़ियों पर तुम्हारे तालाब की जलकाई की गंध और निशान हैं, जो किसी सूखे खेत में नहीं हो सकते। अकबर ने उठकर बीरबल की प्रशंसा की और कहा, यह एक अद्भुत न्याय है। एक अनोखी चोरी को चतुराई से पकड़ा गया। चौधरी की सजा और किसान को न्याय। अकबर ने चौधरी को सजा दी, उसकी आधी जमीन किसान को दे दी गई और जुर्माने के तौर पर 100 स्वर्ण मुद्राएं राजकोष में जमा करवाई गईं। किसान की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वे खुशी के थे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सच को पहचानने के लिए केवल आंखें नहीं, बुद्धि और धैर्य भी चाहिए। एक और उलझन, दर्पण का रहस्य। अभी यह मामला निपटा ही था कि एक और समस्या आई। दरबार का एक नाई बोला, हुजूर, मेरे पास एक दर्पण है जो झूठ और सच दोनों को पहचानता है, पर कल रात किसी ने उसे चुरा लिया। अब मेरे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं जिससे मैं साबित कर सकूं कि कौन झूठा है। अकबर ने पूछा, क्या खासियत है इस दर्पण की? नाई बोला, जिसके चेहरे पर झूठ होता है, उसका चेहरा दर्पण में धुंधला दिखता है। बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम जानते हो कि कौन इसे चुरा सकता है? मेरे 3 शिष्य हैं, मुनाफ, शरीफ और सलीम। तीनों में से कोई एक होगा। बीरबल ने तीनों को बुलवाया। दर्पण की चतुर परीक्षा। बीरबल ने एक ढका हुआ साधारण दर्पण दरबार में रखा और कहा, यही वो दर्पण है जो झूठ को पकड़ता है। अब तुम तीनों बारी बारी से इसमें अपना चेहरा देखो। जो दोषी होगा, उसका चेहरा धुंधला दिखाई देगा। तीनों ने बारी बारी से चेहरा देखा। पहला शांत रहा, दूसरा घबरा गया, फिर जल्दी से हट गया। तीसरे ने कहा, मुझे तो सब ठीक दिख रहा है। बीरबल ने तुरंत घोषणा की, दूसरा शिष्य शरीफ ही चोर है। अकबर चौंक गए, पर यह कैसे पता चला? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, दर्पण तो साधारण था। मैंने बस उनके मन की परीक्षा ली। जो व्यक्ति झूठा होता है, उसे डर सबसे पहले छूता है। समापन। दरबार एक बार फिर बीरबल की चतुराई पर तालियों से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल को एक सुंदर कमल की आकृति वाला स्वर्णमुद्रांकित पदक भेंट किया। बीरबल झुके और बोले, जहांपनाह, न्याय बुद्धि से होता है, और बुद्धि आप जैसे राजा की छत्रछाया में खिलती है, जैसे कमल। अकबर हंसे, और उसी कमल का नाम है बीरबल। शिक्षा। धैर्य, बुद्धि और विवेक से बड़ी सच्चाई भी सामने लाई जा सकती है। चतुराई सिर्फ ज्ञान से नहीं, अनुभव और मन की गहराई से भी आती है। अकबर बीरबल की कहानी, सच बोलने वाला गूंगा। दरबार में नया मामला। एक दिन का दरबार असामान्य था। दरबारी कानाफूसी कर रहे थे। अकबर सिंहासन पर थे, उनके चेहरे पर आश्चर्य झलक रहा था। सामने खड़ा था एक गूंगा युवक, जिसके चेहरे पर घबराहट और आंखों में कुछ छुपा हुआ था। साथ खड़ा था नगर का एक व्यापारी। वह गुस्से में बोला,
जहांपनाह, इस युवक ने मेरी दुकान से चोरी की है, और जब हमने पकड़ना चाहा तो यह मूक बन गया। अब कुछ बोलता ही नहीं। पूछो कुछ उत्तर नहीं। यह तो बड़ा नाटकबाज है। अकबर ने युवक की तरफ देखा। वह गूंगा बनकर बस हाथ से इशारे करता रहा, पर कुछ समझ नहीं आया। अकबर ने पूछा, क्या कोई प्रमाण है कि इसने चोरी की है? व्यापारी बोला, हाँ हुजूर, मेरी दुकान के पीछे की गली में यह पकड़ा गया। इसके पास मेरी दुकान का एक कीमती रत्न भी मिला। सैनिकों ने कहा, यह सच है, पर जब हमने सवाल किया तो यह कुछ नहीं बोला। हमने इसे पीटना भी चाहा, लेकिन यह बस कराहता रहा। अकबर चिंतित हो गए। यदि युवक सच में गूंगा है तो अन्याय होगा, लेकिन अगर यह झूठा है तो दरबार की गरिमा पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। बीरबल कहाँ हैं? अकबर ने पूछा। हुजूर, वह एक गांव के दौरे पर गए हैं। कल लौटेंगे, एक दरबारी बोला। अकबर ने कहा, तब तक इस युवक को कारागार में बंद कर दो और कल बीरबल से इसका न्याय करवाया जाए। बीरबल की वापसी। अगली सुबह बीरबल दरबार पहुंचे। अकबर ने पूरा वृतांत सुनाया और युवक को बुलवाया। बीरबल ने युवक को देखा, फिर कुछ प्रश्न पूछे। युवक ने किसी का उत्तर नहीं दिया, केवल हाव भाव में हाथ पैर चलाकर कुछ कहने की कोशिश करता रहा। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं इस रहस्य से पर्दा हटा दूंगा। अकबर बोले, बीरबल, यह आसान नहीं है। न वह बोलता है न लिखता है। तुम कैसे जानोगे कि वह दोषी है या नहीं? बीरबल बोले, मनुष्य की चुप्पी भी कभी कभी बहुत कुछ बोलती है। बस सही कान चाहिए सुनने के लिए। बीरबल की योजना। बीरबल ने युवक को 2 सैनिकों की निगरानी में अपने घर ले जाने का आदेश दिया। रास्ते में वे युवक पर विशेष ध्यान देते रहे। बीरबल ने अपने नौकरों को हिदायत दी, इस युवक को खाना देना, पर चुपचाप देना। कोई उससे बात न करे। कमरे में एक अंधेरा कोना रखो और वहां एक कटोरी दूध, कुछ रोटियां और एक प्याले में गर्म पानी रख देना। और हाँ, उसकी हर हरकत पर निगरानी रखो। रात भर बीरबल ने नौकरों से युवक की गतिविधियों की रिपोर्ट ली। एक नौकर बोला, हुजूर, जब हम गए तब वह दूध पीने की कोशिश कर रहा था। फिर जब उसे किसी ने देखा तो वह एकदम बैठ गया और सिर झुकाकर हाथ जोड़ लिए। बीरबल मुस्कराए, बहुत अच्छा। अगली सुबह का नाटक। बीरबल ने दरबार में युवक को फिर बुलवाया और सभी दरबारियों को एक बड़ी सभा में एकत्र होने को कहा। फिर उन्होंने एक नाटक शुरू किया। बीरबल ने जोर से कहा, जहांपनाह, मुझे एक साधु मिला है। उन्होंने बताया कि इस युवक पर भूत का साया है और वे एक विशेष यंत्र से पता लगा सकते हैं कि यह सच में गूंगा है या नाटक कर रहा है। अकबर बोले, लाओ उस साधु को। बीरबल ने एक बुजुर्ग को बुलाया, जो वास्तव में बीरबल का वेश बदलकर आया हुआ नौकर था। साधु ने आंखें बंद कीं, कुछ मंत्र बुदबुदाए और फिर युवक के गले पर एक नीला धागा बांधा। अब अगर यह युवक झूठा गूंगा है तो इसका गला जलने लगेगा और यह चिल्ला पड़ेगा। अगर यह सच में गूंगा है तो कुछ नहीं होगा। पूरा दरबार चुप। अचानक युवक के चेहरे पर बेचैनी नजर आने लगी। वह बार बार गले को छूने लगा। आंखों में डर साफ झलक रहा था। और फिर वह चिल्ला पड़ा, हटा दो ये धागा, जल रहा है। पूरे दरबार में सन्नाटा। अकबर की आंखें चौड़ी हो गईं। सैनिक अवाक रह गए। बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, यह गूंगा नहीं है, यह नाटक कर रहा था। सच का खुलासा। अब जब युवक सच में बोल पड़ा
तो अकबर ने सख्त लहजे में पूछा, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों बना गूंगे का नाटक? युवक रो पड़ा और बोला, हुजूर, मैं अनाथ हूँ। एक समय पेट भरने के लिए चोरी करने लगा। उस दिन जब दुकान में गया तो रत्न देखकर लालच आ गया। मैं भागा पर पकड़ा गया। तभी मुझे एक ठग ने सिखाया था, अगर पकड़े जाओ तो गूंगे बन जाओ। कानून भी कुछ नहीं कर पाएगा। उसी के कहने पर मैंने यह चाल चली। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया, उस ठग को ढूंढो और गिरफ्तार करो। बीरबल बोले, हुजूर, अब यह युवक सच्चा है। गलती की पर अब पश्चाताप कर रहा है। अकबर ने युवक को चेतावनी दी और उसे एक नौकरी देने का आदेश दिया। शाही अस्तबल में घोड़ों की देखभाल की। अब गूंगे बनकर नहीं, मेहनत से जीवन बिताओ, अकबर बोले। युवक ने रोते हुए शुक्रिया कहा। दूसरा मोड़, गूंगे की बुद्धि। कुछ महीने बीते। वही युवक जिसका नाम रमजान था, अब शाही अस्तबल में मेहनत से काम करता था। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे वह फिर चर्चा में आ गया। शाही अस्तबल से एक घोड़ा चोरी हो गया, बादशाह का सबसे प्रिय अरबी घोड़ा। अकबर आग बबूला हो गए। जिसने भी यह अपराध किया है उसे फांसी होगी। जांच शुरू हुई। सभी घुड़साल कर्मियों से पूछताछ हुई, पर कोई सुराग नहीं मिला। तभी रमजान खुद दरबार में आया और बोला, हुजूर, अगर अनुमति हो तो मैं घोड़े को ढूंढ सकता हूँ। अकबर चौंक गए। तू? हाँ जहांपनाह, पर शर्त यह है कि 3 दिन तक मुझे दरबार से दूर रखा जाए। किसी से भी कोई सवाल न हो। अकबर ने बीरबल से पूछा। बीरबल मुस्कराए, इसे एक मौका दीजिए। घोड़े की खोज। रमजान 3 दिन बाद लौटा और साथ लाया वो घोड़ा। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे पाया? रमजान बोला, हुजूर, घोड़ा किसी चोर ने नहीं बल्कि अस्तबल के ही एक सीनियर रक्षक ने बेचा था। मैं जानता था कि घोड़ा किसकी बात मानता है, किस तरह की सीटी पर दौड़ता है। मैंने हर गांव जाकर उसी खास सीटी की आवाज की। जब एक गांव में घोड़ा दौड़ता हुआ आया तो मैं जान गया, यही वह जगह है। वहीं छिपाकर रखा गया था। बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, यही है न्याय की असली जीत। जो कभी गूंगे का नाटक कर रहा था, अब अपनी चतुराई से राज्य की सेवा कर रहा है। अकबर ने रमजान को घुड़साल का प्रमुख बना दिया। समापन। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, हर अपराधी सदा अपराधी नहीं रहता। उसे अवसर और दिशा मिले तो वह सच्चा सेवक बन सकता है। अकबर बोले, बीरबल, और यही कारण है कि तुम्हारे विचार मेरे राज्य की नींव हैं। रमजान ने सिर झुकाया और बोला, अगर मुझे बीरबल जैसे गुरु न मिलते तो मैं आज भी झूठ के पीछे छिपा रहता। शिक्षा। कभी किसी को उसके पहले अपराध के आधार पर पूरी जिंदगी दोषी न समझें। न्याय सिर्फ सजा नहीं, दिशा भी देता है। सत्य की पहचान केवल शब्दों से नहीं, कार्यों से होती है। अकबर बीरबल की कहानी, बुद्धि का बाजार। दरबार में चर्चा। एक दिन सम्राट अकबर दरबार में अपने अमीरों और मंत्रियों के साथ बैठे थे। बातचीत हल्की फुल्की हो रही थी कि अचानक अकबर बोले, बीरबल, इस राज्य में बुद्धिमानों की कमी है। लोग बिना सोचे समझे बातों को मान लेते हैं। अगर कोई कह दे कि किसी पेड़ पर सोना उगता है तो लोग उसे देखने दौड़ पड़ेंगे। बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, यह सच है। लोग अक्सर बिना सोच विचार के हर बात को सच मान लेते हैं। इसी कारण कई ठग समाज में फलते फूलते हैं। अकबर बोले, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे हम जान सकें कि लोग कितने मूर्ख हैं? बीरबल ने झुककर उत्तर दिया, हुजूर, यदि अनुमति हो तो मैं एक बुद्धि का बाजार लगवाना चाहता हूँ।
और वहां मैं सिद्ध कर दूंगा कि कैसे लोग अपनी मूर्खता की कीमत भी चुकाते हैं। पूरे दरबार में हंसी गूंज उठी, पर अकबर ने गंभीरता से कहा, बीरबल, तुम्हें पूरी स्वतंत्रता है, परंतु ध्यान रहे किसी को अपमानित न किया जाए। बुद्धि का बाजार की योजना। बीरबल ने अगले ही दिन नगर के मध्य एक स्थान चुना और वहां एक बड़ा तंबू लगवाया। एक बैनर टांगा गया, बुद्धि का बाजार, जहां आप खरीद सकते हैं समझदारी और बेच सकते हैं अपनी मूर्खता। इस अद्भुत घोषणा ने नगरवासियों को चकित कर दिया। कुछ ने सोचा यह मजाक है, कुछ ने इसे कोई तंत्र मंत्र समझा, तो कुछ व्यापारियों को लगा कि शायद इसमें कोई लाभ हो। बीरबल ने अपने नौकरों को आदेश दिया, जो भी व्यक्ति आए उसकी मूर्खता को ध्यान से सुनो और फिर उसे एक मूल्य बताओ। जो जितनी बड़ी मूर्खता करेगा उसे उतनी ही कीमत देनी होगी। पहला दिन, मूर्खता का मूल्य। पहला आगंतुक एक बूढ़ा सेठ था। उसने कहा, मैंने अपने बेटे की शादी के लिए पंडित को 100 अशर्फियां दी। बाद में पता चला कि वह पंडित नहीं, एक नट था जो गांव में ढोंग कर रहा था। बीरबल के नौकर ने लिखा, मूर्खता, बिना जांचे किसी को पंडित मानना। मूल्य 10 अशर्फिया। सेठ चौंका, क्या मुझे ही पैसे देने होंगे? नौकर बोला, जी, आप अपनी मूर्खता बेच रहे हैं और यहाँ मूर्खता का मूल्य चुकाना पड़ता है। लोग हंसने लगे, पर सेठ को अपनी मूर्खता समझ आ गई। वह चुपचाप चला गया। दूसरे आगंतुक ने कहा, मैंने एक साधु के कहने पर अपनी सारी जमीन दान कर दी कि स्वर्ग मिलेगा। अब भीख मांग रहा हूं। मूल्य 20 अशर्फिया। तीसरे आगंतुक ने बताया, मैंने एक व्यापारी से बिना देखे 500 गायें खरीदी। पता चला कि उनमें से 200 तो लकड़ी की मूर्तियां थीं। मूल्य 30 अशर्फिया। हर मूर्खता का मूल्य तय होता गया और धीरे धीरे नगरवासियों की भीड़ बढ़ती गई। दूसरा दिन, दरबारी और अमीर। अगले दिन कुछ दरबारी भी वहां पहुंचे। एक दरबारी बोला, मैंने सोचा कि अकबर को खुश करने के लिए उनसे झूठ बोलना चाहिए कि बादशाहत में कोई कमी नहीं है, जबकि कुछ समस्याएं थीं। अब वह मुझसे नाराज रहते हैं। मूल्य 50 अशर्फिया। एक अमीर व्यापारी ने कहा, मैंने सोने की खान में निवेश किया, सिर्फ एक नकली दस्तावेज देखकर। अब कर्ज में हूं। मूल्य 100 अशर्फिया। बीरबल ने हर मूर्खता का मूल्य तय किया और उसके पीछे का कारण भी समझाया। धीरे धीरे लोगों को यह एहसास होने लगा कि बिना सोचे निर्णय लेना कितनी बड़ी गलती होती है। अकबर का आगमन। तीसरे दिन सम्राट अकबर स्वयं भेष बदलकर बुद्धि का बाजार देखने पहुंचे। वे भीड़ में ऐसे बैठे कि किसी को पहचान न हो। एक युवक आगे आया और कहा, मैंने सुना था कि यहाँ बुद्धि भी खरीदी जाती है। क्या मैं थोड़ी समझदारी खरीद सकता हूँ? बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जरूर, लेकिन पहले अपनी मूर्खता बताओ। युवक बोला, मैंने अपनी सारी पूंजी एक साधु को दे दी जो कहता था कि मुझे अमरत्व का मंत्र देगा। बीरबल ने लिखा, मूल्य 200 अशर्फिया। फिर बीरबल ने कहा, अब मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, बिना जांचे किसी पर विश्वास मत करो। यही है तुम्हारी खरीदी गई समझदारी। अकबर यह देख बहुत प्रसन्न हुए। वे अपनी पहचान प्रकट करते हुए बोले, बीरबल, यह तो कमाल कर दिया तुमने। तुम्हारा यह बाजार तो वास्तव में समाज को आईना दिखा रहा है। एक रहस्यमयी आगंतुक। चौथे दिन एक अजनबी व्यक्ति आया, साधारण वस्त्र पर तेज आंखें। उसने कहा, मैं अपनी मूर्खता बेचने नहीं बल्कि बुद्धि बेचने आया हूं। बीरबल चौंके, तुम बुद्धि बेचने आए हो?
हाँ, और उसकी कीमत है 1 अशर्फी। बीरबल मुस्कराए, सिर्फ 1 अशर्फी? इतनी सस्ती बुद्धि? वह बोला, हाँ। मेरी बुद्धि कहती है कि जो खुद को सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझता है वही सबसे मूर्ख होता है। इस विचार को बेचने आया हूं। बीरबल मुस्कराए, यह तो अनमोल है। हम तुम्हें 1 अशर्फी नहीं, एक सम्मान पत्र और पुरस्कार देंगे। अकबर ने भी उसकी बात को सराहा और उसे दरबार में विशेष आमंत्रण दिया। बुद्धि की नीलामी। अब बीरबल ने एक नई योजना बनाई, बुद्धिमानी की नीलामी। एक मंच पर विभिन्न कथन और उपदेश लिखे गए, जैसे कभी भी किसी की परछाई से डरकर उजाले से दूर न हो जाना। सत्य को स्वीकार करना आसान नहीं, पर यह सबसे बड़ा साहस है। मूर्ख वही जो गलती दोहराए और बुद्धिमान वही जो सीख ले। लोग इन कथनों को खरीदने लगे, यानी इनकी प्रति लेकर घर ले गए और शुल्क चुकाया। सारा पैसा बीरबल ने एक धर्मार्थ कोष में जमा करवाया। एक अंतिम घटना। एक दिन एक सज्जन दरबार में आए और बोले, हुजूर, मैं भी बुद्धि का बाजार देखने गया था। मेरी बेटी ने वहां जाकर कहा, मैं मूर्ख नहीं, पर जो मेरी मूर्खता ढूंढ दे उसे इनाम दूंगी। बीरबल ने पूछा, फिर क्या हुआ? वह बोले, एक युवक आगे आया और बोला, आपका यह विचार कि आप मूर्ख नहीं, यही आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। मेरी बेटी ने उसकी बात मानी और दोनों में मित्रता हो गई। अब वे विवाह करना चाहते हैं। अकबर हंस पड़े, वाह बीरबल, तुम्हारे बाजार ने तो संबंध भी जोड़ दिए। उपसंहार। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह बुद्धि का बाजार लोगों को यही सिखाता है कि अपनी गलतियों को पहचानना भी एक प्रकार की बुद्धिमानी है। और अगर समाज में लोग सोच समझ कर काम करें तो ठगी, धोखा और मूर्खता अपने आप घट जाएंगी। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी यह योजना दरबार से लेकर नगरवासियों तक एक प्रकाश बन गई है। अब इसे हर साल आयोजित किया जाए। बीरबल झुककर बोले, हुजूर, यही तो मेरा कर्तव्य है, समाज को आईना दिखाना और सत्य की राह पर लाना। शिक्षा। बिना सोचे निर्णय लेना हमें कठिनाइयों में डाल सकता है। अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना ही सच्ची समझदारी है। समाज में व्याप्त अंधविश्वास और मूर्खताओं को समाप्त करना आवश्यक है। बुद्धिमत्ता खरीदी नहीं जा सकती, पर सीखी जा सकती है। हाँ, आरोप होता है मूर्खता फैलाने का, बताएं यदि रुचि हो। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल और गुप्त निंजा की पहेली। शुरुआत, दरबार में रहस्य। एक दिन सुबह के समय अकबर अपने दरबार में अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। बीरबल भी अपने स्थान पर बैठे थे। तभी दरबार में एक घोड़े पर सवार नकाबपोश घुस आया। उसके वस्त्र काले थे, चाल फुर्तीली और आंखों में गहराई थी। वह किसी योद्धा की भांति लगता था। दरबार में सभी घबरा गए, लेकिन उसने कोई हथियार नहीं उठाया। वह सीधा अकबर के समक्ष झुका और बोला, जहां पनाह, मैं एक संदेशवाहक हूं, पूर्व दिशा के एक छोटे राज्य से। मुझे काला निंजा कहा जाता है। मेरे राजा ने आपके लिए एक पहेली भेजी है। यदि आपके दरबार में कोई इसे सुलझा ले तो हमारी मित्रता स्थायी हो जाएगी। अन्यथा हम मानेंगे कि आपका राज्य सिर्फ बल पर निर्भर करता है, बुद्धि पर नहीं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने तुरंत कहा, हम स्वीकार करते हैं यह चुनौती। प्रस्तुत करें वह पहेली। निंजा की पहेली। निंजा ने एक कागज का टुकड़ा निकाला और अकबर को सौंपा। वह पहेली इस प्रकार थी। 3 कमरे हैं। एक कमरे में आग लगी है जो सब कुछ भस्म कर देती है।
दूसरे में भूखे शेर हैं जो 3 साल से खाए नहीं, और तीसरे में गैस है जो अंदर घुसते ही जान ले लेती है। प्रश्न, यदि किसी को तीनों में से एक में जाना हो तो कौन सा कमरा चुनना चाहिए? दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ दरबारी बोले, शेर वाला कमरा नहीं, वह तो जान से जाएगा। दूसरे बोले, गैस वाला तो और भी खतरनाक है। कई घंटे बीत गए लेकिन कोई उत्तर नहीं दे सका। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम्हारे पास कोई उत्तर है? बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, इस पहेली का उत्तर न केवल तर्क से बल्कि ध्यान से देखने से भी निकलता है। उन्होंने कागज लिया और निंजा की ओर देखकर बोले, उत्तर है दूसरा कमरा, जिसमें 3 साल से भूखे शेर हैं। निंजा चौंका, कैसे? बीरबल बोले, कोई भी शेर जो 3 साल से भूखा हो वह जीवित नहीं रह सकता, वह मर चुका होगा। पूरे दरबार में तालियां बजने लगीं। निंजा ने सिर झुकाया और कहा, बीरबल, तुमने हमारी पहली पहेली हल कर ली है, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। दूसरी चुनौती, गुप्त संदेश। निंजा ने एक और पर्चा दिया जिसमें अजीब से चित्र और चिन्ह थे। उसने कहा, यह एक गुप्त नक्षत्र पहेली है जो हमारे राजा ने स्वयं बनाई है। इसे सुलझाने से एक खजाने का स्थान पता चलता है। यदि तुम सुलझा लो तो हम तुम्हें वह खजाना देंगे जो वर्षों से सुरक्षित है। चित्र में एक वृत्त, उसके बीच में 3 त्रिकोण और 4 दिशाओं में कुछ संकेत थे, जैसे सूर्य, जल, पर्वत और वायु। बीरबल ने चित्र को देखा और फिर एक कागज पर कुछ रेखाएं खींची। उन्होंने कहा, यह संकेत तत्वों के हैं, सूर्य यानी पूर्व, जल यानी पश्चिम, पर्वत यानी उत्तर और वायु यानी दक्षिण। त्रिकोणों की दिशा देखकर स्पष्ट होता है कि यह नक्षत्र खजाने के स्थान को उत्तर पश्चिम में स्थित एक जलस्रोत के पास दर्शा रहा है। निंजा मुस्कराया, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है। हमारी परंपरा रही है कि जो भी इसे हल करे उसे हम सर्वबुद्धिमान की उपाधि देते हैं। तीसरी परीक्षा, बुद्धि बनाम बल। निंजा बोला, अब तीसरी और अंतिम परीक्षा है। यह किसी व्यक्ति को नहीं, आपकी प्रजा की समझदारी को परखने की है। मैं राजधानी में 3 जगह एक ही समय पर 3 घटनाएं करूंगा। एक जगह नकली बीमारी का डर फैलाऊंगा, दूसरी जगह सोने की अशर्फियों का ढेर रखूंगा और तीसरी जगह भीड़ में अफवाह फैलाऊंगा कि कोई बच्चा कुएं में गिर गया है। आपका काम यह देखना है कि किस स्थान पर सबसे पहले मदद पहुंचती है, कहां पर भीड़ सबसे अधिक होती है और कहां पर लोग सोच समझकर व्यवहार करते हैं। अकबर चिंतित हो गए, लेकिन इससे शहर में अफरा-तफरी मच सकती है। बीरबल बोले, जहांपनाह, मुझे यह जिम्मा दें। मैं प्रजा की परीक्षा ऐसे करूंगा कि किसी को हानि न पहुंचे। 3 घटनाएं और बीरबल की रणनीति। बीरबल ने पहले ही उन 3 जगहों पर अपने विश्वासी व्यक्तियों को तैनात कर दिया। एक, पहली जगह जहां नकली बीमारी फैलाने की बात थी, वहां बीरबल ने नगर के वैद्य को भेजा और पहले ही घोषणा करवा दी कि उस स्थान पर हवा से कोई नई बीमारी की अफवाह है। 2, दूसरी जगह जहां अशर्फियां रखी गई थीं, वहां बीरबल ने सुरक्षाकर्मी लगा दिए और नोटिस लगाया, जो भी अशर्फियां लेगा उसकी ईमानदारी की परीक्षा होगी। 3, तीसरी जगह जहां कुएं में बच्चा गिरने की अफवाह फैलाई गई, वहां बीरबल ने पहले से ही कुछ सैनिक और नगर सेवक भेज दिए ताकि यदि कोई सच में मदद करने आता है तो उसकी पहचान की जा सके। अगले दिन रिपोर्ट आई। बीमारी वाली जगह पर लोगों ने अफवाह फैलने से पहले ही घर छोड़ दिए। अशर्फियों के ढेर के पास कुछ ही लोग रुके, लेकिन उन्होंने चुपचाप रखी रहीं। कुएं की जगह सबसे पहले लगभग 10 लोग दौड़ते हुए पहुंचे और बिना सोचे कुएं में झांकने लगे। बीरबल ने निंजा से कहा,
तीनों स्थानों की प्रतिक्रिया में हमें यह समझ में आता है कि अफवाहें सबसे अधिक नुकसानदायक होती हैं, लेकिन कुछ लोगों में नैतिकता और जिम्मेदारी भी जीवित है। निंजा प्रसन्न हुआ, आपकी प्रजा और आप दोनों बुद्धिमान हैं। हमारी मित्रता अब स्थायी रहेगी। सच्चाई का खुलासा। अब तक सभी को यह रहस्यमयी निंजा बहुत आकर्षक और रहस्यपूर्ण लग रहा था, लेकिन बीरबल की नजरों से कुछ नहीं छूटा। उन्होंने निंजा से एक अंतिम प्रश्न पूछा। निंजा जी, क्या आप कृपया हमें अपने राज्य का नाम और उस राजा का नाम बता सकते हैं जिसने आपको भेजा? निंजा एक पल को रुका, फिर बोला, हमारा राज्य जापानगढ़ है और राजा का नाम तोशिमोतो। बीरबल मुस्कुराए, मुझे क्षमा करें, लेकिन तोशिमोतो जैसा कोई भी राजा हमारे पड़ोसी क्षेत्रों में नहीं है। और आपके शरीर की चाल, भाषा और उच्चारण से प्रतीत होता है कि आप इसी राज्य के निवासी हैं। क्या यह संभव है कि यह सब एक परीक्षा थी, किसी और उद्देश्य से? निंजा मुस्कराया, फिर सिर से नकाब हटाया और दरबार चौंक गया। वह था राजा शेरसिंह, एक सीमावर्ती राज्य का शासक जो अक्सर अकबर के शत्रुओं से संबंध बनाता रहता था। राजा शेरसिंह बोला, बीरबल, तुमने मुझे पकड़ ही लिया। मैं यह जानना चाहता था कि अकबर का दरबार बुद्धिमत्ता में कितना आगे है। मैं एक प्रस्ताव लाया था, पर यह परखना चाहता था कि क्या यह मित्रता एक समान स्तर पर संभव है। अब मुझे विश्वास हो गया, तुम बुद्धिमान ही नहीं, न्यायप्रिय भी हो। अकबर बोले, यदि तुम्हारा उद्देश्य परीक्षा था और इसका उद्देश्य शांति है, तो हम मित्रता स्वीकार करते हैं। लेकिन अगली बार सीधे दरबार में आओ, नकाब पहनकर नहीं। समाप्ति। न्याय और नीति की जीत। राजा शेरसिंह ने अकबर से संधि की और दोनों राज्यों में व्यापार, कला और ज्ञान का आदान प्रदान शुरू हुआ। बीरबल की चतुराई ने एक और बार संकट को अवसर में बदल दिया। निंजा की वह पहेली अब इतिहास बन गई, एक कथा जो आगे चलकर बच्चों, युवाओं और बड़ों को सिखाती रही कि बुद्धि, साहस और संयम से हर रहस्य सुलझाया जा सकता है। और सच्ची मित्रता वहां होती है जहां समझदारी और ईमानदारी हो। शिक्षा। सवाल कठिन हो सकते हैं, पर सही नजरिया उन्हें हल कर सकता है। असली बहादुरी है बिना डर के सच्चाई को पहचानना। हर संकट में अवसर छिपा होता है, बस आंखें और दिमाग खुले होने चाहिए। समझदारी और नैतिकता किसी भी युद्ध से बड़ी शक्ति होती है। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल और स्वर्ण सिंहासन की साजिश। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की कहानियां भारत के इतिहास में बुद्धि, न्याय और हास्य की मिसाल रही हैं। यह कहानी आपको ले चलेगी उस दौर में जब मुगल दरबार में एक रहस्यमयी सिंहासन की चर्चा चल रही थी, एक ऐसा सिंहासन जो चमत्कारी था और जिसे प्राप्त करने के लिए षड्यंत्र और चालबाजियां रची जा रही थीं। लेकिन अंत में बीरबल की तीव्र बुद्धि ने सबको चौंका दिया। अध्याय एक रहस्यमयी खोज। एक दिन जब सम्राट अकबर महल के बाग में टहल रहे थे, तभी उनके राजपुरोहित ने सूचना दी कि यमुना नदी के किनारे खुदाई में एक प्राचीन स्वर्ण सिंहासन प्राप्त हुआ है। यह सिंहासन किसी पुराने चक्रवर्ती सम्राट का प्रतीत हो रहा था, पूरी तरह सोने का बना, चारों कोनों पर 4 सिंहों की मूर्तियां, जिनकी आंखों में लाल माणिक जड़े थे। अकबर ने आदेश दिया कि सिंहासन को दरबार में लाया जाए। कुछ ही दिनों में वह भव्य सिंहासन दरबार के मध्य में रख दिया गया। सम्राट उसे देखकर चकित थे और सोचने लगे कि क्या उन्हें इसी पर बैठना चाहिए। राजपुरोहित बोला, जहांपनाह, ऐसी मान्यता है कि इस सिंहासन पर केवल वही व्यक्ति बैठ सकता है जो पूर्ण रूप से धर्म, न्याय और सत्य का पालन करता हो, अन्यथा यह दुर्भाग्य लाता है। अकबर थोड़ा गंभीर हो गए।
उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस सिंहासन के रहस्य को जानना जरूरी है। क्या यह वाकई चमत्कारी है या कोई छलावा है? बीरबल मुस्कराया, जहांपनाह, सत्य जानने के लिए हमें अतीत में झांकना होगा। मुझे इस पर शोध करने की अनुमति दें। अध्याय 2 सिंहासन की कथा। बीरबल अगले दिन विद्वानों, पुरातत्वविदों और पुरानी पांडुलिपियों के अध्ययन में लग गए। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्होंने बताया, यह सिंहासन सम्राट विक्रमादित्य का प्रतीक है, जिन्हें राजा धर्म कहा जाता था। यह उनके समय का प्रतीक है कि न्याय केवल शक्ति से नहीं बल्कि विवेक और करुणा से चलता है। किंवदंती है कि यह सिंहासन चमत्कारी नहीं बल्कि प्रतीकात्मक है। परंतु यह भी सत्य है कि जब जब कोई अधर्मी इस पर बैठने का प्रयास करता था, उसे अपमान या अपशकुन का सामना करना पड़ता था। अकबर बोले, तो क्या मैं इस पर बैठ सकता हूँ? बीरबल बोले, मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता, परंतु यह निश्चित है, जो भी इस पर बैठेगा उसकी परीक्षा होगी, आंतरिक और बाहरी दोनों। अध्याय 3 दरबार में साजिश। जब यह समाचार फैला कि अकबर को स्वर्ण सिंहासन प्राप्त हुआ है, तब कई दरबारी जलने लगे। विशेषकर राजा तोदरमल और मुंशी बदरुद्दीन, जिन्हें लगता था कि बीरबल का प्रभाव बहुत अधिक हो गया है। एक रात वे गुप्त रूप से मिले। बदरुद्दीन बोला, अगर अकबर उस सिंहासन पर बैठ जाए और कुछ अशुभ हो जाए तो वह बीरबल को दोष देगा। तोदरमल बोला, हमें सिंहासन में कुछ ऐसा करना होगा जो दरबार में हड़कंप मचा दे, पर शक न हो। उन्होंने एक सुनार को बुलाया और सिंहासन के अंदर एक यंत्र लगाने को कहा, जो किसी के बैठते ही धीमी सी सीटी की ध्वनि निकालता और जिससे धुआं निकलता। उन्होंने यह षड्यंत्र रच डाला। अध्याय 4 बीरबल की सूझबूझ। अगले दिन दरबार में सम्राट को सिंहासन पर बैठने का निमंत्रण दिया गया। बड़ी भव्यता से आयोजन हुआ, पर बीरबल ने कुछ अजीब सी बात महसूस की। सिंहासन के नीचे से हल्की गंध और गर्मी का अनुभव हो रहा था। बीरबल ने तुरंत एक योजना बनाई। उन्होंने एक नाटक किया कि उन्हें गले में दर्द है और वह दरबार नहीं आ सकते। उन्होंने अपने एक विश्वासपात्र को सम्राट का संदेशवाहक बनाकर भेजा कि बीरबल ने कहा है कि सिंहासन पर बैठने से पहले एक ब्राह्मण बैठेगा, तभी शुभ माना जाएगा। अकबर थोड़े आश्चर्य में पड़े, लेकिन मान गए। ब्राह्मण जैसे ही सिंहासन पर बैठा, अंदर से सीटी की आवाज आई और थोड़ी देर में धुआं निकलने लगा। लोग डर गए, कुछ तो रोने भी लगे। अकबर चौंक उठे, यह क्या? उसी समय बीरबल वहां आए और बोले, जहांपनाह, यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि इंसानी साजिश है। अध्याय 5 षड्यंत्र का भंडाफोड़। बीरबल ने दरबार के कारीगरों से सिंहासन की जांच करवाई। कुछ ही देर में वह यंत्र मिला जो आवाज और धुएं के लिए था। बीरबल ने अकबर के सामने 2 दरबारी लाकर खड़े किए, बदरुद्दीन और तोदरमल। बीरबल ने कहा, इन दोनों ने सुनार की मदद से यह यंत्र लगवाया ताकि आपको डराकर बीरबल पर दोष मढ़ा जाए। यह सिंहासन कोई चमत्कारी नहीं, एक प्रतीक है। लेकिन इन्हें लगा कि इससे बीरबल की छवि मिटाई जा सकती है। अकबर ने क्रोध से दोनों की ओर देखा और उन्हें कारावास में भेजने का आदेश दिया। लेकिन बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, न्याय तभी श्रेष्ठ होता है जब वह बदले की भावना से नहीं, शिक्षा की भावना से हो। इन्हें क्षमा कर दें, पर इनसे कुछ महीने के लिए दरबार से दूरी बनवाएं। अकबर ने बीरबल की बात मानी और दोनों को 2 महीने के लिए निष्कासित कर दिया। अध्याय 6 सिंहासन का न्याय। अब प्रश्न यह उठा, क्या सम्राट अकबर को उस सिंहासन पर बैठना चाहिए? बीरबल ने सुझाव दिया, जहांपनाह, पहले आइए, हम दरबार में प्रश्नोत्तरी करते हैं,
सभी मंत्रियों, दरबारियों और नागरिकों से पूछते हैं कि एक सच्चे राजा की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। यह आयोजन 7 दिनों तक चला। हर दिन अलग अलग वर्ग, सैनिक, किसान, व्यापारी, महिला समूह, बच्चे दरबार में आते और अपने विचार रखते। सबने जो उत्तर दिए उन्हें बीरबल ने एक पुस्तक में लिखवाया, न्याय का सिंहासन नाम से। आखिरी दिन बीरबल बोले, यह पुस्तक इस सिंहासन से अधिक मूल्यवान है और अब निर्णय आपके हाथ में है, जहांपना। अकबर ने सिंहासन की ओर देखा और फिर कहा, मुझे किसी स्वर्ण सिंहासन की आवश्यकता नहीं। एक राजा का सिंहासन उसकी प्रजा के मन में होता है। मैं वही चाहता हूं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अब आप योग्य हैं उस सिंहासन पर बैठने के, पर अब उसकी आवश्यकता नहीं। अध्याय 7, सिंहासन का भविष्य। अकबर ने उस स्वर्ण सिंहासन को आगरा के किले के संग्रहालय में सुरक्षित रखवा दिया और उसके नीचे शिलालेख बनवाया। यह सिंहासन सत्य, न्याय और करुणा का प्रतीक है। इसका मूल्य सोने से नहीं, सोच से है। बीरबल को सम्मानित किया गया और दरबार में उन्हें धर्मदर्शी की उपाधि दी गई। उपसंहार। यह कहानी हमें सिखाती है, बुद्धि से बड़ा कोई अस्त्र नहीं होता। राजा वही जो अपने लोगों की सुने और उनके दिलों में राज करे। सत्य चाहे कितना भी दबाया जाए, अंत में उजागर हो ही जाता है। प्रतीकों से बड़ा होता है आचरण।